हेलो डियर स्टूडेंट, चलो इस पीवाईक्यू के इस सीरीज में आज जो है हम ये 10वां पार्ट देखेंगे। और आपको मालूम है कि अब जो है व्यापम का जो पीवाईक्यूज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और पीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपका जो जनरल स्टडीज़ हैं वो बहुत अच्छे से उसका तैयारी हो सके एमएसआई एग्ज़ाम के लिए, साथ ही आरटीओ का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी, ठीक है? क्योंकि जीएस तो सभी परीक्षाओं में आता है, तो बेहतर तैयारी के लिए ये रणनीति बनाया गया है। जितना मेरा पीवाईक्यू मैं कराया हूँ, लगभग अभी 10 सेट मैं करा दिया हूँ और पीडीएफ देखेंगे तो 12 से 13 पीडीएफ है। उसको आप जाके हमारे जो है प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ई लाइब्रेरी में जाके वहाँ से आप जो है परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। इसका एक ई बुक लास्ट में बनाऊँगा, ठीक है? जिसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। अभी तो फिलहाल ई लाइब्रेरी में जो बुक है उसको आप केवल ऐप में पढ़ सकते हैं, ₹35 उसका प्राइस रखा गया है। बट इसका ई-बुक मैं लाऊँगा लास्ट में, ठीक है? उसमें और कंटेंट मैं ऐड करके, ताकि आप क्विक रिवीजन है ना, अगर 10-15 दिन पहले अगर उसको खरीद कर आप पढ़ते हैं, तो आपका मान के चलिए जीएस का जो मेन पोर्शन है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो आप जानते हैं नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई में। ठीक है, तो नाबार्ड का के बारे में पूरा अच्छे से जानते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इतना इतना फैक्ट तो आपको एकदम मालूम होना चाहिए नाबार्ड के बारे में। पहला कि उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है? दूसरा, स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो बी शिवरामन समिति के सिफारिश पर। फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद उद्देश्य क्या है? तो भारत का ये शीर्ष बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण, है ना, उपलब्ध कराना और उसका विनियमन करना। ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो इतनी बातें आपको नाबार्ड के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि नाबार्ड से क्वेश्चन इकोनॉमिक में पूछा जाता है, बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का शीर्ष स्तर कौन सा है? नाबार्ड, प्राथमिक कृषि साख समिति, जिला सहकारी केंद्रीय समिति, राज्य सहकारी समिति। तो सबसे पहले अपेक्षा आएगा सबसे ऊपर, राज्य सहकारी बैंक, ठीक है? राज्य सहकारी बैंक, सहकारी। उसके बाद जो है जिला आता है, फिर क्या आएगा? जिला आएगा, ठीक है? जिला के बाद जो है आपका प्राथमिक आएगा, ठीक है? प्राथमिक, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 याद रखिए। तो सबसे शीर्ष पे रहेगा आपका राज्य सहकारी बैंक, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ और भारत के अधिकांश राज्यों में सहकारी ऋण संरचना को 3 स्तरों में जो है विभाजित किया जाता है। शीर्ष स्तर पर आता है राज्य स्तर, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अपेक्स बैंक यह राज्य की सभी सहकारी समितियों का नेतृत्व करता है। उसके बाद मध्यवर्ती आता है जिला, ठीक है? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। उसके बाद प्राथमिक स्तर, ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यह सीधे किसानों से जुड़ी हुई होती है। ध्यान रखिएगा। नाबार्ड राष्ट्रीय स्तर पर इन संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त, है ना, रीफाइनेंस और विनियमन का कार्य करता है, लेकिन त्रिस्तरीय राज्य संरचना का हिस्सा नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा, इनको पुनर्वित्त का काम करता है आपका नाबार्ड, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें। तो शीर्ष स्तर पर या राज्य स्तर की बात करें, फिर मध्य स्तर, फिर प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर मतलब गाँव, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए भारत के संविधान के संबंध में कौन-सा विकल्प जो है सही है, उसको चुनना है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। बिल्कुल, भाग 3 आप जानते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? मूल अधिकार है, तो इसको भारत जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, बिल्कुल सही है। तो मूल अधिकारों का ही तात्पर्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, बिल्कुल सही है। तो कथन सही है, कारण भी सही है और ये कहीं न कहीं रिलेट है। तो कथन जो है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कथन सत्य है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा क्या है उसको जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। कारण की बात करते हैं, मूल अधिकारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना। ये अधिकार सरकार की कठोरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य के अतिक्रमण को रोकते हैं, जिससे देश में कानून का शासन स्थापित होता है, न कि व्यक्तियों का, ठीक है?
तो कथन जो है मतलब वो जो कारण है कथन की कहीं न कहीं व्याख्या करता है, ठीक है? तो इसलिए जो है ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ तो करता था पहले, है ना? जब संविधान लागू किया गया था, बाद में उसको जो है 6 कर दिया गया। 7वाँ जो मौलिक अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार होता था उसको 300 क के तहत रखा गया है, 300 ए के तहत रखा गया है, ध्यान रखिएगा। वो जो है वैधानिक अधिकार है, कानूनन अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद लोकतंत्र के प्रकार की बात करते हैं, तो जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र जो है सुनिश्चित करता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। मौलिक अधिकार आपका राजनीतिक लोकतंत्र जो है सुनिश्चित करेगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। तो मूल अधिकार राजनीतिक और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या डीपीएसपी है, वो जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन का इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कथन और कारण और कूट में जब आता है तो ऐसे ही लाइन जो है फंसा सकता है, क्योंकि डीपली पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक कौन सा है? सारस्वत बैंक, अपना सहकारी बैंक, नाबार्ड अन्योन्या सहकारी बैंक लिमिटेड। तो भारत में स्थापित पहला सरकारी बैंक जो है अन्योन्या सहकारी बैंक लिमिटेड है। भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक अन्योन्या सहकारी बैंक लिमिटेड है। इसकी स्थापना जो है 1889 में, 1889 में हुआ था, 1889 में हुई थी। यह बैंक गुजरात के वडोदरा तब बड़ौदा रियासत में स्थापित किया गया था। मूल नाम क्या था? तो इसे शुरुआत में इसे अन्योन्या सहकारी मंडली के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्थानीय निवासियों को साहूकारों के शोषण से बचाना और उन्हें सस्ती दरों पर जो है ऋण उपलब्ध कराना था। सारस्वत बैंक क्या है? इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है, ध्यान रखिएगा। तो सारस्वत जो है 1918 में स्थापित किया गया था और भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है। अपना सहकारी बैंक, इसकी स्थापना 1968 में मुंबई में हुई थी। उसके बाद नाबार्ड हम जानते हैं 12 जुलाई 1982 को मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष नियामक संस्था है, न कि प्राथमिक सहकारी बैंक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें जो है आपको विशेष रूप से इन बैंकों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अगर बोल सकता हूँ तो ये क्वेश्चन 90% है ना, जो 10% जो अच्छे से तैयारी किए उनको तो मालूम होगा, 90% बच्चों को ये मालूम नहीं रहता, ठीक है। और ये छोटे-छोटे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट है, वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि ये व्यापम के प्रश्न है। ये जो है व्यापम के प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये पीएससी का है, ये व्यापम के प्रश्न है। व्यापम में जो सीबीजेएम जो पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इसको उठा कर मैं रखा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है व्यापम पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप मंडी सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, किसका तैयारी कर रहे हैं? मंडी सब इंस्पेक्टर का। तो कहीं न कहीं मंडी से रिलेटेड भी प्रश्न वहाँ पूछे जा सकते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स से थोड़ा-सा रिलेटेड क्वेश्चन। इसीलिए मेरा प्रयास है कि हम उन पहलुओं पर भी चर्चा करें, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इसीलिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या अनुपातित है। ठीक है, हम जानते हैं राज्य की कुल जनसंख्या हम 2011 की स्थिति में पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? 2 करोड़ 55 लाख 45 हज़ार 196 या 92 जो भी पढ़ते हैं, 196, 92, 93 जो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना? 2 करोड़ 55 लाख तो हम पढ़ते हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी पूछा क्या है? 1 मार्च 2025 की स्थिति में, है ना? 1 मार्च 2025 की स्थिति में ये जो है आपको पूछा गया है, तो इस समय जो जनसंख्या है 3 करोड़ 80 लाख, है ना? 3 करोड़ 8 लाख 67 हज़ार, याद रखिएगा 3 करोड़ 8 लाख 67 हज़ार, ठीक है? अभी जो है वर्तमान जनसंख्या की बात करें 1 मार्च 2025 की स्थिति में। ठीक है, तो 1 मार्च 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की कुल अनुमानित जनसंख्या जो है 3 करोड़ 8 लाख 67 हज़ार जो है। आंकड़ों का आधार क्या है? तो यह अनुमान भारत के महापंजीयक रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, है ना, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है, जिसे राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में उद्धृत किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2011 की तुलना करें तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है 2 करोड़ 55 लाख 45 हज़ार 196, 92, 93 जो भी होगा, लास्ट का डेटा आप देख लीजिएगा, है ना? 2 करोड़ 55 लाख थी। पिछले एक दशक में राज्य की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, जो अब बढ़कर जो है 3.09 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब तो 25-26 पढ़ना है आपको, ठीक है? अब 24-25, 25-26 अब ध्यान रखिएगा।
तो ठीक है, 25-26 पढ़ना है, 25 और 26 पढ़ना है। लेटेस्ट डेटा भी आ गया है, तो उसको भी पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें ध्यान रखेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय जो है, राज्य के प्रति व्यक्ति आय, है ना? 1,62,870 जो है अनुमानित है। जीएसडीपी वृद्धि स्थिर भावों पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है 7.51 रहने का अनुमान है। उस समय की बात है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब तो 25-26 पढ़ेंगे और बजाय 26-27 पढ़ना है, ठीक है? उसको भी ध्यान रखें, उसमें कुछ फैक्ट है जिसको मैं बताऊँगा, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले सब करा दूँगा मैं, उसके लिए निश्चिंत रहें। क्या-क्या याद रखना है, क्या-क्या छोड़ना है। उसके बाद निम्नलिखित संगठकों को उनकी तरलता की बढ़ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है? ये जो है याद रखिए, इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जाता है, ठीक है? घुमा के अलग-अलग तरीकों से इसको पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तरलता से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है? तो लिक्विडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र में तरलता देखो, पहले तो जानते हैं, तो निम्नलिखित संगठनों को तरलता के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। बैंक की बचत जमाएं, जनता के पास करेंसी नोट एवं सिक्के, बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों के सर्वाधिक जमाएं, ठीक है? इसको जमाना है। तो अर्थशास्त्र में तरलता लिक्विडिटी का अर्थ है किसी संपत्ति को कितनी जल्दी और आसानी से बिना मूल्य खोए नगद में बदला जा सकता है। तरलता के बढ़ते क्रम सबसे कम तरल से लेके सबसे अधिक तरलता में व्यवस्थित करना है, ठीक है? मतलब कौन सा ऐसा संपत्ति है जो कम उसका मूल्य खोए बिना भी जो है ज़्यादा उसको जो है नगद में बदला जा सकता है, ऐसे क्रम में हमको जमाना है, कम से ज़्यादा की ओर। तो बैंकों की सावधि जमा है, ये सबसे कम तरल है क्योंकि इसे एक निश्चित अवधि से पहले निकालने पर जुर्माना, ठीक है? जुर्माना देना पड़ता है, ध्यान रखें। तो बैंकिंग के जो सावधि जमाएँ हैं, ठीक है? ये सबसे कम तरल होते हैं। उसके बाद बैंकों की बचत या सावधि जमा से अधिक तरल है, लेकिन इसमें निकासी की कुछ सीमाएँ भी हो सकती है, ठीक है? बैंकों की मांग जमा है, इसमें चेक या डेबिट कार्ड के माध्यम से कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए यह बहुत जो है तरल है। जनता के पास करेंसी, नोट एवं सिक्के यह सबसे अधिक तरल है क्योंकि यह स्वयं नकद के रूप में है और इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय रिज़र्व बैंक, है ना, आरबीआई तरलता के आधार पर मुद्रास्फीति को जो है 4 भागों में बाँटता है, याद रखिएगा। तो आरबीआई जो है तरलता के आधार पर मुद्रास्फीति को मुद्रा आपूर्ति को, स्फीति बोलता हूँ, मुद्रा आपूर्ति को कितने भागों में बाँटता है? तो 4 भागों में बाँटता है। कौन-कौन से भाग हैं? M1, M2, M3, M4। M1 में क्या-क्या आएगा? सबसे अधिक तरल होता है, जनता के पास मुद्रा और जमा माँग। M2 में क्या होता है? तो M1 में जो-जो बातें लिखी गई है, उसके अलावा डाकघर बचत जमा। M3 में क्या है? M1, उसके बाद बैंकों की सावधि जमा, उसके बाद M4 में सबसे कम तरल होता है, M3 में जो बातें लिखी गई है और डाकघर की कुल जमा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। तो मुद्रा आपूर्ति 4 भागों में बाँटी गई, इसको भी ध्यान रखना है, M1, M2, M3, M4, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन एवं संरचना का सही क्रम है। हिल्टन आयोग की सिफारिश, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की जन्म, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकृत होना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज आएगा जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार की स्थापना, क्योंकि ये जो है 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार की स्थापना या भारत में बैंकिंग की शुरुआत की दौर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 18वीं शताब्दी के जो शुरुआत है उस समय हुआ था, ठीक है? वो दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1786 में हुई थी। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 याद रखेंगे। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश 1926 में, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग आयोग के नाम से जाना जाता है, ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद रिजर्व बैंक की जन्म, ठीक है, आरबीआई का, तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो है पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की जो है स्थापना की गई। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण, ठीक है, 1921 में बने इंपीरियल बैंक, है ना, इंपीरियल बैंक जो है 1921 में बना। फिर 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण जो है दिया गया, नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आएगा एल, एल के बाद आएगा हिल्टन आयोग, ठीक है, के, ठीक है, एल के, उसके बाद एम एन, ठीक है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी का ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है, लेवल अप क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें डेट याद रखना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका आएगा बिहार और बंगाल की स्थापना वाला जनरल बैंक ऑफ इन बंगाल इन बिहार 1786, उसके बाद हिल्टन आयोग 1926, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म 1 अप्रैल 1935 को, उसके बाद जो है स्टेट बैंक बनता है 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, याद रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड 19
वैक्सीन की उत्पत्ति भारतीय है? स्पुतनिक वी, नोवावैक्स, कोवैक्सीन, कोरोनावैक। ठीक है, तो आप जानते हैं कोविड-19 में कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो है भारतीय है, ध्यान रखिएगा, इसको भी अभी पूछा गया था हाल ही में पेपर में। तो कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया था। सहयोगी से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के सहयोग से तैयार किया गया था। यह एक जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसमें मृत वायरस का प्रयोग किया जाता है। स्पुतनिक भी यह रूस है ना गमलेय रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। नोवावैक्स यह एक अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित वैक्सीन है। इसने भारत में इसे कोवैक्स नाम से सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। उसके बाद कोरोनावैक यह चीन की सिनोवैक कंपनी द्वारा विकसित की गई। तो ध्यान रखिएगा, तो कोवैक्सीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको तो सभी जान जाएंगे, ये प्रश्न का आंसर, ठीक है, कोवैक्सीन आप लगवाए भी होंगे, है ना, कोवैक्स के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती है? पहले अस्थमा तो होता है भाई, फेफड़ों का कैंसर, कंजक्टिवाइटिस भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं आँख आना जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो है वायु से फैलता है, ठीक है, इसीलिए चश्मा लगाते हैं लोग। अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो ये जो है सबके में फैलते जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है फेफड़ों का कैंसर, ठीक है, कैंसर भी है जो फेफड़ों का हवा से संबंध, तो ये भी फैलेगा फेफड़ों से कैंसर, ठीक है। और हकलाना, हकलाना नहीं होगा, हकलाना क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है मुख से है, ठीक है, और इससे वायु का कोई संबंध नहीं है हकलाना, ठीक है। ये हो सकता है जन्मजात भी हो या बाद में किसी कारणवश हो गया हो हकलाने का जो प्रक्रिया है, किसी दुर्घटना के कारण, तो ये जो है नहीं है। तो 3 तो है, जे के एल जो है सही है, ठीक है। तो अस्थमा यह एक श्वसन संबंधी रोग है, हवा में मौजूद प्रदूषण प्रदूषक कण जैसे धूल, धुआं, पराग फेफड़ों की नलियों में सूजन पैदा करते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। फेफड़ों का कैंसर जो है लंग कैंसर, लंबे समय तक प्रदूषित हवा, ठीक है, विशेषकर पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों में सांस लेने में फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, आँख आना, वायु प्रदूषण में मौजूद हानिकारक जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल के कण आंखों में जलन और संक्रमण पैदा करते हैं, जिसे कंजक्टिवाइटिस, है ना, इरिटेंट एल्जेग्रिक कंजक्टिवाइटिस जो है कहा जाता है। हकलाना एक वाक विकार है, स्पीच डिसऑर्डर है, जो आमतौर पर एक अनुवांशिक या हो सकता है न्यूरोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। इसका वायु प्रदूषण से कोई भी सीधा संबंध नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये जाते हैं 1948 में, अगस्त 1948 में जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 3 अगस्त 1948 को की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय परमाणु का कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई इसका मुख्यालय है। महत्व क्या है? तो इस आयोग की स्थापना के साथ भारत में परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग जैसे बिजली उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान की दिशा में औपचारिक शुरुआत हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा देश की ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य नेट जीरो बाई 2070, है ना, 2070 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 24 परमाणु रिएक्टर जो है संचालित है। कितने? 24 परमाणु रिएक्टर जो है संचालित है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता जो है 8780 मेगावाट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब कौन-कौन से परमाणु जो ऊर्जा केंद्र कहाँ-कहाँ हैं, इसको भी भूगोल में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये भूगोल का हिस्सा है। भूगोल में कई बार यहाँ से प्रश्न जो है बनाया गया है, तो ध्यान रखिए। तो कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। कुंडनकुलम कहाँ है? तो कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्रक है, ठीक है? रूस के सहयोग से इसका स्थापना की गई, तो कुंडनकुलम तमिलनाडु। उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। तारापुर जो है महाराष्ट्र भारत का पहला, है ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद ककरापार गुजरात, है ना, ककरापार गुजरात, तो यह स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के 3 परमाणु रिएक्टर है। इकाई 4 3 और 4 जो है कार्यरत है। राजस्थान में है आपका रावत भाटा, ठीक है, राजस्थान। यह इकाई 7 हाल ही में 25-26 की ग्रिड से जुड़ी है। इकाई एक स्थायी रूप से बंद है। कैगा जो है कर्नाटक में, कैगा से कर्नाटक याद रखिएगा, ठीक है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु, यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक में निर्मित केंद्र है। कलपक्कम तमिलनाडु। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे है, भूकंप की क्षेत्र 4 में स्थित है, तो ठीक है। इसको कई बार पूछा जाता है। कम से कम ऊर्जा केंद्र का नाम और स्थान याद रखिएगा। जैसे कुंडकुलम जो है
की है, तमिलनाडु में तारापुर, महाराष्ट्र में ककरापाल आपका गुजरात में है, राजस्थान में है रावत भाटा, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में, नरोना जो है उत्तर प्रदेश। कम से कम ये याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भूगोल का हिस्सा है, भूगोल में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। भूगोल में जो ऊर्जा वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत अपनी क्षमता को 2031-32 तक 22,400 मेगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। निर्माणाधीन प्रमुख इकाई है गोरखपुर, ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद में उत्तर भारत का पहला बड़ा केंद्र बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कलपक्कम भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट सितंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। रावत भाटा राजस्थान की 8वीं इकाई का काम अंतिम चरण में है। कुंडनकुलम जो है इकाई 3 से 6 तक 4000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का विस्तार जारी है। जैतापुर महाराष्ट्र या विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्थल 9900 मेगावाट बनने की योजना है, फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा। उसके बाद कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, चुटका मध्य प्रदेश और माही बांसवाड़ा राजस्थान में, यहाँ सब जो है क्या लगेगा आपका ऊर्जा केंद्र बनने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है आपको सही जोड़ी मिलाना है। देखो, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कैंसर, कैंसर में कीमोथेरेपी, कैंसर जो है कीमोथेरेपी से रिलेटेड है। उसके बाद मधुमेह जानते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। जीवाणु संक्रमण, अगर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो एंटीबायोटिक आएगा, प्रतिजैविक। और जो है आपका धमनी रुकावट में बात करें धातु स्टेंट, ठीक है, धातु स्टेंट लगाया जाता है धमनी रुकावट में, ठीक है, हृदय में। तो अब इसको देखते हैं पूरे डिटेल से। कैंसर कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी एक ऐसी उपचार पद्धति है जिसमें शक्तिशाली दवाओं ड्रग्स का उपयोग कर शरीर में तेजी से बढ़ रही कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कार्य क्या है, तो कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में बहुत तेजी से जो है विभाजित होती है। ये दवाएं उनकी कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की प्रक्रिया को बाधित करता है। उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग कैंसर को पूरी तरह ठीक करने, उसे फैलने से रोकने या कैंसर के लक्षणों, दर्द आदि को कम करने में किया जाता है। हृदय धमनी रुकावट, धातु स्टेंट, मेटल स्टेंट। समस्या क्या है, जब हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी है ना, कॉर्नरी अर्थराइटिस में वसा या कोलेस्ट्रोल जमा हो जाता है तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है, इसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। समाधान क्या है, तो एंजियोप्लास्टी नामक प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर एक छोटा सा जालीदार ट्यूब जिसे स्टेंट कहते हैं धमनी के अंदर जो है डालते हैं। लाभ क्या है, यह धातु स्टेंट धमनी को अंदर से सहारा देकर उसे खुला रखता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों तथा पर्याप्त ऑक्सीजन और रक्त जो है पहुंचता है और हार्ट अटैक का खतरा जो है कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मधुमेह की बात करें तो डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन लगता है, ठीक है। तो मधुमेह तब होता है जब शरीर का अग्नाशय पेंक्रियाज जो है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता या शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन का काम जो है रक्त की शर्करा ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए कोशिकाओं तक पहुंचाना है। प्रबंधन क्या है, तो टाइप 1 मधुमेह के रोगियों में और टाइप 2 के कुछ गंभीर मामलों में शरीर में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए बाहर से इंसुलिन से इंजेक्शन लेना अनिवार्य होता है। अब बिना इंसुलिन के रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है जो किडनी, आंखों और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। जीवाणु संक्रमण की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, तो इसमें आएगा आपका प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया या जीवाणुओं के कारण होने वाले संक्रमणों को रोकती हैं, ठीक है। ये दवाएं या तो बैक्टीरिया को सीधे तौर पर मार देती है या उनकी प्रजनन क्षमता को रोक देती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। ध्यान रखिएगा, जो एंटीबायोटिक्स है केवल बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो एंटीबायोटिक्स है केवल बैक्टीरिया पर काम करती है, ठीक है। वायरस जैसे सर्दी, जुकाम या फ्लू पर काम नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक दे देते हैं के बच्चों को जो सर्दी जुकाम होता है फिर, ठीक है, तो वो उसमें काम नहीं करता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो एंटीबायोटिक है केवल और केवल बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो विशेष नोट इसलिए लिखा गया है ताकि इन बातों को कम से कम ध्यान रखें, क्योंकि कूट वाले प्रश्न में ऐसा कूट-कूट के पूछ जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा, हो सकता है आपको वो बोल दे फ्लू वगैरह में भी काम कर देता है, तो ऐसे कूट वाले प्रश्न बना सकते हैं। तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन बातों को, जो बातें मैं विशेष रूप से लिखा हूँ, उनको कम से कम एटलीस्ट आपको याद रखना है कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को आप केवल सुन लेंगे उससे काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में मैं क्या बोला हूँ, उसको ध्यान से आप सुनेंगे, मन से सुनेंगे, है ना, और अपने बुद्धि में बैठा के रखेंगे तभी काम का है। केवल सुनने से या देखने से आप जो है परीक्षा नहीं निकाल सकते। मैं क्या बोला हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तभी जो है आपका पेपर अच्छे से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में रचित है, तो आप जानते हैं संस्कृत भाषा में रचित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है संस्कृत भाषा में रचित है। लेखक
इसके रचयिता कौटिल्य है, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। विषय वस्तु की बात करें तो अर्थशास्त्र होने के बावजूद, नाम क्या है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र होने के बावजूद मुख्य रूप से ये राज्य शासन, राजनीति, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। संरचना की बात करें तो इसमें 15 अधिकरण है, ध्यान रखेंगे। जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरण है और 150 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है। खोज तो आधुनिक काल में इस पांडुलिपि की खोज और प्रकाशन आर सामा शास्त्री ने 1905 से 1909 के दौरान किया था। इसको भी ध्यान रखिए। खोज इसके बारे में खोज किसने किया था, तो याद रखिए आर सामा शास्त्री ने 1905 से 1909। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा। ठीक है। भारत के संविधान की सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था अर्ध संघात्मक स्वरूप का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। यद्यपि भारत का एक संघ फेडरेशन है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति जो है दी गई है। इसी कारण प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ के सी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। कनाडा के संविधान से लिए गए कुछ अन्य प्रावधान है, जैसे अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। वे विषय जो संघ, राज्य या समर्थित सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र द्वारा राज्यों को राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, राष्ट्रपति द्वारा कानून मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, अनुच्छेद 143। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता। ठीक है। अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। फ्रांस से लिए गए हैं गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के आदर्श। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान में कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ से ली गई है, कोई पूछा जाता है, सही जोड़ी मिलाओ में भी आता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत लौटने के बाद गांधी जी की निम्नलिखित गतिविधियों के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोड ट्रैक, अहमदाबाद मिल हड़ताल, साबरमती आश्रम की स्थापना। तो आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। ठीक है, नील की खेती के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह आप जानते हैं तो ये 1918 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। फिर रोलेट एक्ट 1919 की घटना है। ठीक है, 1919 1920 की घटना है। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर बात करें तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 की घटना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 की ये घटना है। ठीक है, चलिए तो कम से कम ये डेट आपको मालूम होनी चाहिए। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ था। ठीक है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी के अहमदाबाद के कोच रब में 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे जो है स्थानांतरित कर दी गई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो बिहार के नील के किसानों, है ना, नील की खेती को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर ये जो है सत्याग्रह किया गया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच बोनस विवाद को लेकर गांधी जी ने यह अपना पहला भूख हड़ताल की थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल, मिल मजदूर आंदोलन बोल सकते हैं या हड़ताल बोल सकते हैं, 1918 की घटना है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 मार्च 1918 की घटना है। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूली के विरोध में किसानों के समर्थन में यह आंदोलन चलाया गया था। रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून के विरोध में देशव्यापी जो है आंदोलन हुआ था। 1919 1920 की घटना रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद निम्नलिखित सरकारी कार्यक्रमों को उनके आरंभ के वर्ष में सही काल अनुक्रमिक क्रम में को जमाना है। स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, मुद्रा योजना। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेक इन इंडिया ये जो है 25 सितंबर 2014 की ये घटना है, 25 सितंबर 2014। ठीक है, मुद्रा योजना की बात करें तो ये 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 2000 ना हाँ, एक मिनट देख लेते हैं, है ना। तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 की ये घटना है, मतलब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये है 2015। ठीक है, और उसके बाद अटल इनोवेशन की बात करें तो अटल इनोवेशन 2016। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया जो है याद रखिएगा 2016। ठीक है,
चलिए ये क्रम है, ठीक है। अब ये अब इतना नज़दीक-नज़दीक का ये योजना है और 2014-15 का योजना है, तो ऐसे योजनाओं को भी कम से कम आपको याद होना चाहिए। मेक इन इंडिया, है ना? 25 सितंबर 2014 याद रखिएगा। मेक इन इंडिया 2014 का ये जो है योजना है, ये कालक्रम है। मेक इन इंडिया, फिर मुद्रा योजना 2015, फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया 2015, ठीक है? पैसा आएगा तभी डिजिटल होगा, पैसा आएगा तभी डिजिटल होगा, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है? पहले इंडिया बनेगा, इंडिया में पैसा आएगा तो डिजिटल बनेगा, डिजिटल बनेगा होगा तभी तो कोई काम स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद कुछ नया इनोवेशन होगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन, ठीक है? 2014, 15, 15, 16 और 16 इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेक इन इंडिया क्या है? तो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इसका उद्देश्य था। मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का आसान ऋण उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना। स्टार्टअप इंडिया में देश में स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार को आगे बढ़ाना। अटल इनोवेशन मिशन स्कूलों और कॉलेजों के शोध और नवाचार की मानसिकता का विकसित करना। ये सब इसके उद्देश्य थे, ठीक है? एक नज़र में हम इसको देखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में, बिल्कुल मौलिक अधिकार भाग 3 में है भाई 12 से 35। मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया नहीं भाई, मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को नहीं है, मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, कुछ अधिकार विदेशियों को भी है, कुछ अधिकार जो है केवल भारतीयों के लिए है, ठीक है? ध्यान रखते हैं, ठीक है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार विस्तार से वर्णित है, ठीक है? मैग्ना कार्ट, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रकृति ये अधिकार न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि यदि इसका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय 226 के तहत जो है जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत जो है जा सकता है। कारण मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, ये गलत है भाई, ठीक है? यह कथन तकनीकी रूप से गलत है क्योंकि केवल शब्द यहाँ लागू नहीं होता, ठीक है? भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को 2 श्रेणी में बाँटता है। पहला श्रेणी है अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है? तो 15, 16 फिर 19, 29 और 30, ठीक है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध जो है अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समता, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है? इतना जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब जो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को, उसको जानते हैं। लेकिन कौन से विदेशी को? जो हमारा शत्रु ना हो उनको, ठीक है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। अपराधों के लिए दोषसिद्धि एवं संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है, ठीक है? बाद में जोड़ा गया था इसको। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है विदेशियों को भी प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो कौन से आपके भारतीयों को है और कौन सा विदेशियों को है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद है, ध्यान रखिए 12 से 35 अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से कारक कैंसर के लिए जोखिम कारक के रूप में जाने जाते हैं? गतिशील या निष्क्रिय जीवन शैली, है ना? तो ये जो है जोखिम है। अस्वस्थ आहार ये भी है, कीटनाशक जोखिम, संपर्क, विटामिन डी, ये तीनों जो है इससे तो कैंसर हो सकता है, बट विटामिन डी नहीं है भाई, ठीक है? कैंसर के जोखिम के लिए कारक है गतिशील या निष्क्रिय जीवन शैली, अस्वस्थ आहार और कीटनाशक जोखिम संपर्क, ठीक है? अब गतिशील जीवन शैली क्या है? तो शारीरिक सक्रियता की कमी से मोटापा बढ़ता है, जो स्तन, फूलन और अग्नाशय जैसी कई प्रकार के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। अस्वास्थ्यकर आहार, अधिक वसा युक्त भोजन, प्रसंस्कृत महत्व, है ना? प्रोसेस्ड मीट और फल सब्जियों की कमी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। कीटनाशक संपर्क, खेती और उद्योगों के उपयोग में होने वाली कई पेस्टिसाइड में कार्सिनोजेनिक कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विटामिन डी क्यों नहीं? तो विटामिन डी वास्तव में एक पोषक तत्व है जो कई शोधों के अनुसार शरीर में विटामिन डी का पर्याप्त स्तर कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है, न कि यह कैंसर का जोखिम कारक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर, ठीक है? जो पी वाई क्यू सीरीज है उसका ये क्वेश्चन आंसर है। अब
आज से एक नया चीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ ताकि आपका तैयारी, है ना, मेरे इस वीडियो के साथ बहुत अच्छे से हो सके। अब वो क्या नया चीज़ है? नया चीज़ ये है कि हम हर दिन किसी एक सब्जेक्ट को लेकर पूरा उसको सब्जेक्ट को, है ना, 5 मिनट या 3 मिनट, 2 मिनट जितना भी समय लगेगा उसमें रिकॉल करेंगे। आज भारतीय इतिहास का जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है? उसके जितना भी डेट है ना? 1885 जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस 1885 के बाद, है ना, भारत में कौन-कौन से घटनाक्रम कब-कब हुए हैं, उसको पूरा रिकॉल करेंगे। फिर हो सकता है कल की क्लास में हम इकोनॉमिक को वैसे रिकॉल करें, फिर हम जो है पॉलिटी को रिकॉल करें, है ना? जो महत्वपूर्ण पूर्ण अनुच्छेद वगैरह है उसको, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन भी होते जाएगा, ठीक है? तो आज जो है हम इंडियन हिस्ट्री को रिकॉल करेंगे, तो एक रिवीजन सीरीज़ के रूप में भारतीय इतिहास को हम देखते हैं। सबसे पहले 3 चरण में इसको बाँट दिया गया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में क्या-क्या आएगा? उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है? आप जानते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, उसमें जो कांग्रेस है 2 दलों में बढ़ता है, एक नरम दल और एक गरम दल। तो एक दल के लोग जो है शांत रहते हैं, एक दल के लोग जो है उत्साही रहते हैं, ठीक है? जिसको हम उग्रवादी और उदारवादी के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो चलिए 1885 में कांग्रेस का उदय होता है, कांग्रेस के उदय होने के बाद कांग्रेस का अलग-अलग जगह अधिवेशन होगा, उसके साथ-साथ कुछ-कुछ घटनाक्रम भी घटते जाएगा, उसको हम डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चरण की बात करते हैं उदारवादी और उग्रवादी 1885 से लेके 1915 तक, ठीक है? गांधी जी के आगमन तक, ठीक है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, एयू हुम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पहला अधिवेशन मुंबई में होता है ना? इसके अध्यक्ष जो है डब्ल्यूसी बनर्जी होते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, ठीक है? 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये विभाजन किया जाता है। लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, ठीक है? इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां के नेतृत्व में ढाका में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन होता है, ठीक है? सूरत अधिवेशन जिसमें जो है कांग्रेस का विभाजन होता है, ठीक है? कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, नरम दल और गरम दल में। जो नरम दल वाले होते हैं वो उदारवादी कहलाते हैं, जो गरम दल वाले होते हैं वो उग्रवादी कहलाते हैं, ठीक है? 1919 में जो होता है मार्ले मिंटो सुधार होता है, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की जो है माँग की जाती है। 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगाता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी जाती है। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदय लाल सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा इसकी स्थापना कौन करते हैं? लाला हरदय लाल सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण चालू होता है तो 1915 से, ठीक है? तो द्वितीय चरण जो है गांधीवादी युग और जन आंदोलन 1915 से लेकर 1935 तक की घटना को जानते हैं। 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापसी होती है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं 9 जनवरी को। 1916 में जो है लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच और होम रूल लीग, ठीक है? तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल लीग की स्थापना ये लोग करते हैं। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है, भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह नील किसानों के लिए नील की खेती के विरोध में, ठीक है? बिहार के चंपारण में 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, पहला भूख हड़ताल था, ठीक है? बोनस को लेकर ये हड़ताल हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसी समय खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट, काला कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1922 में जो है चौरा चौरा कांड हुआ था, है ना? चौरा चौरी कांड। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1927 में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 1928 में भारत आता है, गो बैक साइमन का नारा लगाया जाता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, लाला लाजपत राय की शहादत इसी समय होता है, ठीक है? 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित करते हैं। 1930 में दांडी मार्च होता है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में होती है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी भाग लेते हैं। गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो उसमें जाते हैं, फिर भी, है ना? लेकिन उनके हिसाब से जो काम नहीं होता फिर वो आ जाते हैं, फिर से अपना आंदोलन चालू करते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत 23 मार्च को मनाई जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है शामिल होते हैं। 1932 में पूना पैक्ट होता है, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है एक प्रकार से, और सांप्रदायिक पंचायत, है ना, कम्युनल अवार्ड जो है इसी समय होता है। उसके बाद तृतीय चरण की बात करें स्वतंत्रता की ओर 1935 से लेकर 1947 तक। 1935 में भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता,
है ना? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत होती है 1937 में। प्रांतीय चुनाव कांग्रेस ने अधिकांश राज्यों में सरकार बनाई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा होता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1942 में क्रिस्प मिशन का आगमन और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया इसी समय। 1944 में CR फार्मूला चक्रवर्ती गोपालाचारी के द्वारा। 1945 में जो है बेबेल योजना आता है और शिमला सम्मेलन होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा की पहली बैठक की गई। 1947 में जो है माउंटबेटन योजना होता है 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और जो है भारत जो है 2 राज्यों के साथ अलग होता है, 2 देशों के साथ अलग होता है, एक पाकिस्तान बनता है और एक जो है हमारा भारत बनता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये कुछ घटनाक्रम है, ठीक है? देखो, अब ऐसा नहीं है कि केवल एक बार पढ़ दिया हो गया। इसको आपको रिकॉल बार-बार इसीलिए कराया जाएगा। देखो, अभी इसको रिकॉल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद फिर हम इतिहास में इसको थोड़ा-सा डिटेल के साथ रिकॉल करें, फिर रिकॉल करें। तो आपके एग्ज़ाम तक मेरा कोशिश रहेगा कि जितना भी सब्जेक्ट है, कम से कम 2 बार मैं रिकॉल करवा दूँ। कम से कम 2 बार डिटेल के साथ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा रहे। जीएस की तैयारी मेरे साथ आप करते रहें। गणित का तैयारी अपने स्तर पर करते रहें। जो मेरा कोर्स खरीदे हैं, उसको तो मैं 30 मार्च तक जो है कराऊँगा। मेरा प्रयास है कि 30 मार्च तक उनका मैथ्स क्लास जो है मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊँगा उसमें, मैं उन क्वेश्चन के ऊपर बात करूँगा जो सबसे बन सकता है, क्योंकि गणित में वहाँ फँसना नहीं है आपको, ठीक है? गणित में फँसना नहीं है, गणित के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, बाकी को स्ट्रॉन्ग करिए, है ना? कंप्यूटर को भी क्वेश्चन को देखेंगे, जो कंप्यूटर का मेरा पीडीएफ खरीदे हुए हैं, ठीक है? लाइब्रेरी वाले सेक्शन से, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा उसमें मैं क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है? अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर कर दें। मेरा एक छोटा-सा हेल्प आप कर दें कि चैनल को लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दें, फेसबुक में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू अगर आएगा, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आपका एक छोटा-सा सहयोग मेरे को चाहिए, ठीक है? तो आप जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर